एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू हवा में खुली रहती थी। हर सुबह किसान को उम्मीदों के साथ सूरज उगता था। वही रहता था रवि, एक गरीब मगर मेहनती और ईमानदार किसान। उसका घर छोटा था, टूटी छत, मिट्टी की दीवारें और उसकी पत्नी सरिता जो हर दिन प्यार से रोटियां सेकती थी। उनकी बेटी प्रिया उनकी मुस्कान की वजह थी। सुबह की हल्की धूप खेतों पर बिखर रही थी। रवि मिट्टी में झुका फसल पर काम कर रहा था। हाथ मिट्टी से सने थे, चेहरा पसीने से भीगा, पर आंखों में था सुकून, क्योंकि ये मिट्टी उसकी मेहनत को पहचानती थी। रवि भाई, आपके हाथों में तो जादू है। इस बार आपकी जमीन पर सचमुच सोना उगा है। क्या कहते हो भाई? यह जादू नहीं, यह तो मेरी मेहनत का फल है। दिन रात मैं इसी जमीन में लगा रहता हूँ। असल में मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है। इस फसल को बेचकर ही मुझे सब चुकाना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, इस साल आपकी धान, गेहूं और सब्जियों की फसल बहुत अच्छी हुई है। देखिएगा, सारा कर्ज उतर जाएगा। हाँ भाई, ऐसा ही हो। मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी जो करनी है। क्या हाल है रवि? आजकल तो तुम मिलते ही नहीं। अरे महाजन, आप यहाँ? क्यों मिलोगे? जब तुम उस्ताद को दर्शन ही नहीं देते तो उन्हें खुद ही आना पड़ा। अब बताओ, कब चुकाओगे हमारा पैसा? महाजन, मुझे माफ कर दीजिए, खेतों में काम बहुत बढ़ गया है। पर आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपकी दुआ से इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ, यह तो दिख ही रहा है। फसल काटते ही मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। मुझे बस कुछ दिन का समय दे दीजिए। ठीक है, दे दिया, पर याद रहे अपने वादे से मत मुकरना। चलो कल्लू। कल्लू, जो हाल देखा उससे तो लग रहा है कि रवि सारा कर्ज चुका देगा। हाँ उस्ताद, ऐसा ही लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी इस उपजाऊ जमीन पर बहुत दिनों से नजर है। मैंने उसे इतने पैसे यूं ही उधार नहीं दिए थे। लेकिन उस्ताद, फसल बहुत अच्छी हुई है। वह सारा कर्जा चुका देगा तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। कल्लू, तुम्हारा यह मोटा दिमाग मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो इतने गुंडों को पालने से क्या फायदा? महाजन, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सुनो, अगर फसल कटने से पहले ही यह खेत जल जाए तो कैसे रहेगा? उस्ताद, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन खेत में आग कैसे लगेगी? सच कहूँ, तेरे जैसे गधे को रखने से कोई फायदा नहीं। अभी तो कहा था, गुंडों को यूं ही नहीं पाल रखा है, उनसे काम करवा। अब समझ गया उस्ताद, आप चिंता मत कीजिए, आज रात इंतजाम करता हूँ। माँ, आज की मछली बहुत स्वादिष्ट बनी है ना पापा? हाँ बेटी, तेरी माँ के हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं। बस बस, मेरी तारीफ मत करो। कौन जानता है किस्मत में और कितने दिन ये सब लिखा है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और क्या कहूँ, तेरे पिता ने महाजन से बहुत सारा कर्ज ले रखा है और सारी जमीन गिरवी रख दी है। भगवान जाने, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। अरे तुम इन सब की चिंता मत करो। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई है कि उसका आधा बेचकर ही महाजन का सारा पैसा उतर जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो बचे हुए पैसे से बेटी के लिए कुछ गहने बनवा लेना। हम गरीब लोग सोने के दाम जो भी हो, बेटी की शादी तो करनी ही है। तुमने सही कहा प्रिया की माँ। पहले महाजन का कर्ज तो उतर जाए, फिर सब देखा जाएगा। माँ, आप
आप बेकार में पापा की चिंता दे रही हैं। शादी तो दूर की बात है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी प्यारी बेटी, अगर तेरी शादी नहीं हुई तो मैं मरकर भी चैन नहीं पाऊंगा। आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा खाना हो गया, मैं चलती हूँ। मुझे भी निकलना होगा, शाम को बाजार जाना है। इतनी दोपहर में बाजार में क्या काम है? खेत के लिए कुछ खाद खरीदनी है। ठीक है, जाओ। उसी रात कल्लू 2 लोगों के साथ रवि के खेत पर आता है। अपने चेहरे ढक लो, जो कुछ भी करना बहुत सावधानी से करना, कोई पक्षी भी ना जान पाए। अरे कालू भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कोई समझ नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक, इस तरह के हालात में हम नए नहीं हैं। हाँ भाई, लेकिन कालू भाई एक बात ध्यान में रखना, हमारी जो जमीन महाजन के पास गिरवी पड़ी है उसे हमारे हवाले कर देना। हाँ, उसके बारे में बिल्कुल भी परवाह मत करना, अब काम में लग जाओ। कालू जैसे ही चला गया, वे दोनों गुंडे खेत पर तेल छिड़कना शुरू कर देते हैं। अरे बाबा रे बाबा, जमीन पर तेल छिड़कते छिड़कते तो हाथ पैर दुखने लगे, लगता है जमीन जल ही नहीं रही है। तो क्या भाई, अब महाजन की सनी नजर यहाँ नहीं लगेगी। ये लो, अब आग लगा दो, देखना आसपास के सभी खेत में फैल जाएगी। अगले दिन सुबह रवि अपने जले हुए खेत को देखकर रोने लगता है। हाय हाय, यह क्या हो गया, मेरी सारी मेहनत जलकर राख हो गई। ऐसे मत रोइए, उठिए। पिताजी, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा, मेरा तो नसीब ही बुरा है, वरना कौन मेरे खेत में आग लगाता। हे भगवान, उन लोगों को सजा देना। महाजन और कल्लू वहाँ आते हैं। आहा, देखकर भी दुख हो रहा है। अरे कल्लो, किसने यह सब बर्बादी की, कोई खबर मिली? नहीं उस्ताद, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। रवि जैसे इतने सरल साधारण इंसान को इतनी बड़ी हानि किसने पहुँचाई? महाजन, आप आ गए, देखिए ना मेरी कितनी बड़ी तबाही हो गई है। रवि, रवि, मुझे पता चल गया तो मैं भाग कर आया। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा, लेकिन मेरा भी तो व्यापार है। तुमने कहा था कि फसल बेचकर मेरा कर्ज चुकाओगे, पर अब जब फसल ही नहीं है। ठीक ही कहा, जब फसल ही नहीं है तो उसका पैसा चुकाना मुमकिन नहीं, इसलिए शर्त के मुताबिक ये सारी जमीन अब आपकी ही हो गई उस्ताद। तुम क्या कह रहे हो कालू भाई? नहीं महाजन, मुझे और कुछ दिनों का समय दीजिए। नहीं नहीं रवि, मैं तुम्हें और एक दिन भी समय नहीं दे सकता। शर्त के मुताबिक ये जमीन मेरी होगी। तभी एक पड़ोसी आता है। रवि भाई, एक अजीब बात हुई है। आपकी सारी जमीन जल गई है, लेकिन मैंने देखा है कि आपके गाजर के खेत बिल्कुल ठीक है। यह कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, गाजर के खेत का एक पत्ता भी नहीं जला। अच्छा, देखो रवि, जब तुम्हारे पास फसल नहीं है तो जमीन रखने का भी कोई फायदा नहीं। तुम यह जमीन मेरे नाम कर दो। नहीं नहीं महाजन, आप मेरा इतना बड़ा नुकसान मत कीजिए। आपने सुना ना, मेरा गाजर का खेत अभी भी ठीक है। गाजर बेचकर तुम पैसे चुकाओगे? ऐसे मत बोलो कालू भाई, मैं महाजन से बस एक मौका मांग रहा हूँ। उस्ताद, इतना कह रहा है तो एक हफ्ता और दे दीजिए।
देखता है ये गाजर बेचकर कैसे कर्ज चुकाता है। ठीक है, दे दिया, पर याद रखना यह आखिरी मौका है। इतनी सी जमीन में गाजर उगी है, उसे बेचकर तुम इतना पैसा कैसे चुका पाओगे? हे प्रभु, आज हमें कैसी मुसीबत में डाल दिया। इसके सिवा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। प्रिया की माँ, आंखों के सामने बाप दादा की इतनी जमीन हाथ से निकल जाएगी, यह मैं किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मत रोए पिताजी, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चलो घर चलकर कुछ खा लो। नहीं बेटी, अब मेरे गले से कुछ नहीं उतरेगा, तुम लोग ही खा लो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम ना खाओ तो हम कैसे खाएंगे? सुनो, मजबूत बनो, नहीं तो जो थोड़ा बहुत हमारे पास बचा है ना, वो भी चला जाएगा। हाँ पिताजी, भगवान की इच्छा के बिना दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। देखना, हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलो चलो घर चलो। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? और कहाँ जाऊंगा, बड़ी तबाही हो गई। किसने किया कुछ पता ही नहीं चला। अब गाजर की जमीन ही मेरा आखिरी सहारा है। अगर रात के अंधेरे में दुश्मन उस जमीन को भी बर्बाद कर दे तो इसलिए जा रहा हूं उसे पहरा देने। नहीं नहीं, इतनी रात को मैं तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। हाँ पिताजी, माँ सही कह रही है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन इतना लेकिन मत करो, चलो। पूर्णिमा की रोशनी में हमारी जली बुझी जमीन देखकर बहुत बुरा लग रहा है। हाँ बेटी, आज अगर हमारी फसलें अच्छी होती तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। बस अब इन सब बातों के बारे में और मत सोचो, जो हो गया सो हो गया। अचानक अद्भुत तरीके से आकाश से एक परी अपनी गोद में एक नन्हा सा खरगोश लिए रंग बिरंगे बादलों की मुलायम धारा के साथ उतर आई। अरे माँ, ये क्या हो रहा है वहाँ? मैं तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। अरे वो तो सचमुच परी जैसी लग रही है। क्या वो असली परी है? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। मैंने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत दृश्य पहले कभी नहीं देखा। तुझे लेकर ही मेरी सारी परेशानी है। रोज रोज तुझे खेत की गाजर खानी है। हाँ परी, तुम क्या जानो गाजर का स्वाद। इस खेत का मालिक जरूर बहुत मेहनत से खेती करता है, वरना इतनी मीठी गाजर कहीं और मिलती है क्या? ज्यादा बातें मत बनो, जल्दी खा, फिर से परी राज्य लौटना होगा। क्या रोज तुम मुझे लेकर आती हो? कल तो नहीं लाई थी। अरे कल तो पर राज्य का एक खास दिन था, इसलिए नहीं ला सकी। लो अब जल्दी खाओ, इंसानों ने देख लिया तो बहुत हंगामा मच जाएगा। अरे अरे, ये क्या सुन रहा हूँ? गाजर खाने के लिए परियों का भी परी राज्य से उतरना होता है। हाँ तो सुन ही रहे हो, चलो हम उस परी से मदद मांगते हैं। ना ना, कहीं इसे उल्टा नुकसान ना हो जाए। नहीं माँ, मैंने सुना है परियां बहुत दयालु होती हैं, एक बार चलकर देखते हैं। देखो परी, चारों ओर की जमीन जलकर राख हो गई है। अरे सच ही तो है, परसों तक खेत भरे हुए थे। हाय रे, कितनी मेहनत से किसान ने फसल उगाई थी, किसने इतना बड़ा सर्वनाश कर दिया? हाँ परी, किसी ने हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए आज हम बिल्कुल खाली हाथ है। ये क्या, तुम लोग यहाँ? हाँ परी, हम तो जमीन की रखवाली करने आए हैं। अब देख रहे हैं सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि परियां भी हमें नुकसान पहुंचाने आती हैं। ये तुम क्या कर रही हो लड़की? तुम जानती हो ये कौन है? ये परी राज्य की एकमात्र राजकुमारी है। तो क्या हुआ, अब तुम लोग चोर से ज्यादा कुछ नहीं। क्या कह रही हो ये सब? सच्ची कह रही हूँ,
हमने सब सुना है, तुम लोग रोज आकर हमारी खेत की गाजर खा जाते हो। अब यही हमारा आखिरी सहारा है। तुमने हमें जो नुकसान पहुंचाया उसका मुआवजा हमें चाहिए। वाह, तुम्हारी तो बुद्धि है। तुम्हारी समझदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, हमने जो खोया बस उतना ही वापस पाना चाहते हैं। बस इतना ही? बुद्धिमान तो हो ही, साथ ही ईमानदार भी हो। तुम्हारे मन में कोई लोभ नहीं। अच्छा, तुम लोग इस खेत की सारी गाजर तोड़ लो। न न न न न, सारी गाजर तोड़ ली तो मैं क्या खाऊंगा? तेरा लोभ कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा सुनो रवि भाई, रोज तुम इस खेत से 10 गाजर तोड़ोगे। देखना, उनसे तुम्हारे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। सिर्फ 10 गाजर से मेरा सारा दुख मिट जाएगा? ये कैसे संभव है? समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे। चलो खरगोश, अब हमें पर राज्य लौटना होगा। कल जो देखा वो सब सच था या सपना? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। परी ने कहा था कि सिर्फ 10 गाजर तोड़ने से ही हमारे दुख दर्द मिट जाएंगे। इतनी चिंता मत करो, चलो खेत पर चलते हैं, वहाँ सब समझ आ जाएगा। ठीक ही कह रही है, चलो, जो नुकसान होना था वो हो चुका, अब और क्या ही होगा। ठीक है, जब तुम लोग कह रहे हो तो चलो। ले बेटी, भगवान के नाम लेकर गिन गिन कर तू 10 गाजर उठा डाल। मैं? हाँ बेटी, परी तुझे ही उपहार दे गई थी, इसलिए तू उठा ले। हाँ बेटी, देर मत कर, उठा डाल। अच्छा ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो मैं उठा रही हूँ। 1 2 3 10। अरे, कुछ भी तो नहीं मिला। इंसानों की तरह क्या परी लोग भी हमें धोखा दे गए? सब तो हमारा ही बुरा नसीब है। अचानक प्रिया देखती है कि एक एक करके गाजर सोने में बदल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? देखो तुम लोग, गाजर तो सोने की हो रही है। अरे यही तो मतलब, परी ने हमें धोखा नहीं दिया। हाँ बेटी की माँ, बिल्कुल। ये सोने की गाजर बेचकर तो हमारी सारी कमी दूर हो जाएगी और फिर सारी जमीन भी छुड़ा लेंगे। हाँ पिताजी, परी ने यही कहा था। परी, तुम जहाँ भी रहो, तुम्हारा अनंत धन्यवाद। चलो घर चले। हाँ हाँ चलो, जल्दी सोने की गाजर को दुकान में बेचकर जमीनें छुड़ा लेते हैं। रवि सोने की दुकान पर गाजर बेचकर महाजन के पास जाकर जमीन छुड़वाता है। बताओ रवि भाई, एक रात में इतना पैसा तुमको कहाँ से मिला? सब भगवान की दया है। ठीक है, जब पैसा लौटा दिया है तो जमीन तो तुम्हें वापस करनी ही होगी। या लो तुम्हारे जमीन के कागज। बहुत बहुत धन्यवाद महाजन, मैं चलता हूँ। कल्लू, क्या है मामला? रवि अचानक कैसे इतना अमीर हो गया कि दिन पर दिन हमें भी पीछे छोड़ रहा है? उस्ताद, मैं भी यही सोच रहा था। सोचना ही काफी नहीं, खोज लगाओ। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि वह खजाना क्या था जिससे रवि रातों रात बड़े मालिक बन गया। ठीक है उस्ताद, मैं आज ही खबर लगा देता हूँ। रवि खुश होकर घर लौटता है और सरिता के हाथ में जमीन के कागज थमा देता है। यह लो बेटी की माँ, हमारी सारी जमीन के कागज। सच में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ माँ, सब कुछ उस परी की देन है। हाँ बेटी, बिल्कुल सही कहा। उसे जितना धन्यवाद दे कम होगा। क्या तुम कल भी खेत जाओगे? हाँ जाऊंगा एक बार। आज जो पैसा आया है वो तो जमीन छुड़ाने में ही लग गया। सोच रहा हूँ कल गाजर बेचकर एक छोटा व्यवसाय शुरू करूंगा। बाकी से बेटी के लिए कुछ आभूषण बनवाऊंगा। हाँ, वही करो। कुछ ही दिनों में रवि का परिवार बहुत सुधर जाता है। ये देखकर महाजन ईर्ष्या में जलने लगता है। कल्लू,
मैंने तुझे पता लगाने को कहा था ना। रवि कैसा इतना अमीर हो गया कि धीरे धीरे मुझे भी पीछे छोड़ रहा है। नहीं, मैं यह बर्दाश्त नहीं करने वाला। अच्छा उस्ताद, मैं तो खबर लगा रहा हूँ और कुछ भी पता नहीं चल रहा। क्या कहा? तुम्हें एक और दिन दे रहा हूँ। अगर खबर नहीं लाया तो फिर। अरे बाप रे। अच्छा, मैं आज ही खुद खबर लेकर आऊंगा। कल सुबह तुमको सब पता चल जाएगा। ठीक है, वैसा ही होना चाहिए। उसी रात कालू रवि के घर की खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। आज मुझे पता लगाना ही होगा, रवि भाई की अमीरी का रहस्य क्या है। लो सरिता की माँ, ये कुछ पैसे हैं, संभाल कर रखना। अब तो हमें कोई कमी नहीं, कारोबार भी अच्छा चल रहा है। सोच रही हूँ कल से जो गाजर सोने की बन रही है उन्हें बेचकर गरीबों में बांट दे। सोने की गाजर? ये क्या? नहीं, मुझे ये जानना ही होगा। ध्यान से सुनता हूँ। हाँ प्रिया की माँ, तुमने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, कल से खेत की सोने की गाजर बेचकर उस पैसे को गरीबों में बांट दूंगा। ओह, यही है रवि भाई का असली खजाना। नहीं, ये तो उस्ताद को बताना ही होगा। मतलब यही सच्चाई है। अच्छा, तो मैं खुद आज खेत में जाऊंगा। देखूं तो वो सोने की गाजर मेरे अलावा और कौन लेता है। चल मेरे साथ। हाँ उस्ताद, चलिए। कल्लू, तुम तो कह रहे थे सोने की गाजर कहाँ है? मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या तुमने कुछ गलत नहीं सुना? अरे मतलब मैंने तो साफ सुना। तो फिर वह सोने की गाजर कहाँ चली गई? नहीं, इस रवि को किसी भी तरह संभाला नहीं जा रहा है। पहले हमने उसके सारे खेतों में आग लगाकर जला देने की कोशिश की, फिर भी सफल नहीं हुए। और आज सोने की गाजर लेने आए हैं तो वह भी नहीं मिली। देखो परी, इसका मतलब यही शैतान थे जिन्होंने उस किसान रवि के खेतों में आग लगाई थी। हाँ खरगोश, मैं भी ऐसे ही सुन रही हूँ। नहीं, इन्हें इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा। आज इन्हें कड़वी सीख देनी होगी। अरे, ये तो सारी गाजर सोने जैसी बन गई है। मेरी किस्मत ही बदल गई रे कल्लो। ठीक है उस्ताद, तो फिर आगे बढ़ो। उठाओ, सारे गाजर उठा लो। तभी अचानक गाजर सोने से फिर वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। ये क्या कल्लू, गाजर उठाते ही फिर पहले जैसे क्यों हो रहे हैं? एक कहा उस्ताद, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं समझा देती हूँ। तुम लोग जैसे शैतान और बेईमानों के स्पर्श से यहाँ तक कि सोना भी नष्ट हो जाता है। ओ भगवान, परी। मैं भी यही कहता हूँ, इन्हें कड़ी सजा दो। ये हमेशा दूसरों की जमीन पर आग लगाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तुम्हें दूसरों के खेतों में आग लगाने का बड़ा शौक है। अब देखो आग लगाने की सजा क्या होती है। हे भगवान, सब जल गया, पूरा शरीर जल गया। हे भगवान, मर गया। कृपया इस आग को बुझा दो। नहीं, ये आग अब नहीं बुझेगी। ये तभी बुझेगी जब रवि और उसके परिवार वाले तुम्हें माफ कर देंगे। इसलिए दौड़कर उनके पास जाकर माफी मांगो। हे भगवान, कल्लू, दौड़ो। कुछ देर बाद महाजन और कालू रफीक के दरवाजे पर जोर से खटखटाते हैं। बचाओ, रवि भाई बचाओ। ये क्या, महाजन के गले में आग लग गई? हाँ, ऐसा तो लग ही रहा है। चलो देखते हैं। यह क्या, कालू भाई और महाजन, आप लोग यहाँ? और आप लोगों के शरीर में इस तरह आग कैसे लगी? मैंने ये आग जलाई है। लेकिन क्यों परी? क्योंकि यही उनकी पूरी सजा है। क्या हुआ?
सब सच बता। हाँ रवि भाई, यह मेरे पाप की सजा है। लालच में मैं तुम्हारी जमीन में आग लगाई थी। हाँ भाई, इस पाप में महाजन के साथ मैं भी था। आप हमें माफ कर दो, वरना यह आग कभी नहीं बुझेगी भाई। आहा, तुम उन्हें छोड़ दो परी। मेरी जमीन से ज्यादा उनकी जान की कदर है। ठीक है, तुम जब कहते हो तो मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। अब मैं जाती हूँ। सच में रवि भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है। मुझे आप माफ कर दो भाई। नहीं नहीं महाजन, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी गलती समझ ली, बस इसी से मैं खुश हूँ। फिर क्या हुआ दादी? फिर क्या, पंखीराज घोड़े पर बैठकर राजकुमार राजकुमारी को लेकर बहुत दूर चला गया। अरे मिली, तू पढ़ने नहीं बैठी? देखिए माँ, आप बेटी को हर शाम ऐसे कहानी सुनाने मत बैठा कीजिए, इससे उसकी पढ़ाई का नुकसान होता है। माँ, दादी को क्यों डांट रही हो? मैंने ही तो दादी से कहा था कि मुझे कहानी सुनाओ। अच्छा दादी, अब मैं पढ़ने जाती हूँ। अच्छा मेरे बच्चे, कल तुझे फिर कहानी सुनाऊंगी। मेरी भी कमर में दर्द हो रहा है। बहू, मेरी लाठी जरा देना तो। ये लीजिए माँ, ध्यान से जाइएगा। ये आदमी अभी तक नहीं लौटा। आसमान का जो हाल है, लगता है रात में फिर आंधी तूफान आएगा। हाँ माँ, तूफान आया तो आज रात फिर बहुत सारे आम गिरेंगे। कितना मजा आएगा। कल फिर आम बीनने जाऊंगी। अब जाना होगा तब जाना होगा। चल अब पढ़ने बैठ। मिली, ए मिली, कहाँ है तू? अरे तुली, इतनी सुबह सुबह मिली को क्यों बुला रही हो? चाची, कल रात तूफान आया था, इसलिए मिली ने कहा था। क्या कहा था? अरे तुली, तू आ गई। चल जल्दी चल। अब फिर कहाँ जा रही हो तुम लोग? क्या माँ, मैंने तो कल रात ही आपको बताया था कि आज सुबह मैं आम बीनने जाऊंगी। और तेरी पढ़ाई? अब मुझे एक ही बात बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। अरे माँ, वो सब तो मैंने पहले ही पढ़ लिया। चल तुली, वरना एक भी आम नहीं मिलेगा। वो देख मिली, जमीन पर कितने आम पड़े हैं। लगता है इतनी सुबह किसी और की नजर नहीं पड़ी। हाँ ठीक कहा। चल चल, देर किए बिना फटाफट आम बैग में भर लेते हैं। मिली और तुली आम बीनने लगते हैं। तभी एक घायल पक्षी की आवाज मिली के कानों में पड़ती है। ये पक्षी की ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ मिली, मुझे भी सुनाई दे रही है। अरे छोड़ भी, कहा ना कोई पक्षी बोल रहा होगा। ये सब सोचकर हमें कोई फायदा नहीं। हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो खत्म करते हैं। ये तो क्या कह रही है? आवाज सुनकर लग रहा है कि पक्षी शायद किसी मुसीबत में है। सुन तली, जैसे हम इंसानों को दर्द होता है, वैसे ही पक्षियों को भी दर्द होता है। नहीं नहीं, मैं जरा उधर जाकर देखती हूँ। मिली थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि एक डाल जमीन पर पड़ी हुई है और उसके नीचे एक कोयल पक्षी दबा हुआ रो रहा है। तुली, जल्दी से एक बार इधर आ। मुझे सुनकर ही लगा था कि पक्षी को जरूर चोट लगी है। वो तो समझ गई, पर अब तू क्या करेगी? और क्या करूँगी, सबसे पहले ये डाल हटाते हैं। चल। मिली और तुली मिलकर डाल हटाकर पक्षी को बचाते हैं। वो देख मिली, उसके पंख में कैसे खून निकल रहा है। इसे कितनी तकलीफ हो रही है। मिली अपनी ओढ़नी का एक हिस्सा फाड़कर पक्षी के कटे हुए हिस्से पर बांध देती है। अरे ये तूने क्या किया मिली? तू पागल हो गई है क्या?
इस पड़े हुए पक्षी के लिए तूने अपनी इतनी सुंदर ओढ़नी फाड़ दी। अरे चुप कर तो, ऐसी ओढ़नी तो मैं 1000 खरीद सकती हूँ, लेकिन अगर खून बहने से इसकी मौत हो गई तो? तू अब क्या करेगी? इसे घर ले जाएगी? ले तो जाना ही होगा, यहाँ छोड़ गई तो ये उड़ तो पाएगा नहीं, शायद भूख से ही मर जाएगा। और जब चाची ये देखेंगी, देखना तुझे बहुत डांटेंगी। अरे छोड़ भी ये सब, तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, चल अब घर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें और एडवांस नहीं दे सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ऐसे मत कहिए भाईजान, अगर यह काम चला गया तो मैं अपने परिवार को लेकर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वो सब मैं नहीं जानता, पर महीने के खत्म होने से पहले मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दे सकता। हर महीने तुम्हारी यही जिद रहती है। असल में बेटी बड़ी हो रही, फिर घर में बीमार बूढ़ी माँ है, उनकी दवाइयाँ खरीदने में ही तनख्वाह का आधा पैसा खत्म हो जाता है। ठीक है, जब तुम्हारी इतनी समस्या है तो कहीं और काम ढूंढो। तुम्हें अब मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भाईजान, ऐसी बात मत कहिए। काम चला गया तो मैं माँ और बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा। इतनी ही चिंता है तो पैसे मांगने मत आया करो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये सब झमेले। अच्छा ठीक है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। तो जाओ, मन लगाकर काम करो, मेरे कान के पास भिनभिनाओ मत। सुमन दुखी मन से चला जाता है। अरे तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई? तू मुझे और कितना सताएगी? माँ, असल में मैं घूमते घूमते थोड़ी ज्यादा दूर चली गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ वो तो होगा ही, तेरे पास और कोई काम तो है नहीं, दिन भर बस घूमना फिरना और माँ को परेशान करना। और वो क्या है? कहाँ माँ, कुछ नहीं तो। अरे ये कोयल पक्षी फिर कहाँ से लाई तू? तो क्या मुझे शांति से जीने नहीं देगी ना? रोज रोज एक नई मुसीबत। माँ ऐसे क्यों कह रही हो? ये पक्षी तूफान में एक पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ था, इसे बहुत दर्द हो रहा था। तो क्या उसे घर पे ले आएगी? और अपनी नई ओढ़नी फाड़कर उसका पंख बांध दिया। इस लड़की का मैं क्या करूं? बाप की नौकरी जाने को है और बेटी अच्छे अच्छे कपड़े बर्बाद कर रही है। अच्छी बात कही माँ, ये तो 2 साल पहले ईद पर पापा ने खरीद कर दी थी। वही हमारे लिए नया है। अब जा, इसे कहीं दूर फेंक कर आ। ऐसी बात मत कहो माँ, इस पक्षी को मैं पालूंगी। तुझे कौन पालेगा उसका तो ठिकाना नहीं, और ये मैडम पक्षी पालेंगी। सच कह रही हूँ माँ, मैं तुम्हें इसके लिए जरा भी परेशान नहीं करूँगी। बहू वो छोटी बच्ची है, उसे इतना मत डांटो। आ मेरी बच्ची, मेरे पास आजा। देखो तो क्या पक्षी लाई है। आपके लाड प्यार से ही लड़की की आज ये हालत हुई है। आज पक्षी लाई है, कल कुत्ता बिल्ली सब ले आएगी, बस मुसीबतें बढ़ाती रहेगी। जो मर्जी करो। देखा माँ, गुस्से में चाहे जो भी कहे, मुझे पता है माँ मान जाएंगी। ला मेरी बच्ची, मेरे पास ले आ। ये लो दादी, ला रही हूँ। चल अब तुझे दादी के पास ले चलती हूँ। तुम आज भी माँ की दवा नहीं लाए, और कितने दिन दवा बंद रहेगी? अरे बिल्कुल याद नहीं रहा, असल में काम का इतना दबाव है, समझो ना, कुछ याद ही नहीं रहता। वो क्या मैं नहीं जानती, मुझसे बात मत छिपाओ। मैं तो जानती हूँ पैसे होंगे तभी तो तुम दवा लाओगे। अरे क्या कहती हो तुम, महीना तो लगभग खत्म हो गया, अगले महीने की 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, देखना तब सब ठीक हो जाएगा। बहू कहाँ गई? मेरे पैर का दर्द बढ़ गया है। क्या बेटा आज दवा नहीं लाया? असल में माँ काम का इतना दबाव है कि वो संभाल नहीं पा रहा है, समझी ना?
कितनी सारी चीजें दिमाग में रखेगा। हाँ बहू, सब समझती हूँ। उम्र हो गई है मेरी, अब तो मैं तुम लोगों पर बोझ हूँ। पता नहीं कब अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेगा, तब शांति मिलेगी। नहीं नहीं माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो माँ हैं, आप तो सब जानती हैं। रत्ना बत्ती बुझाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद एक अजीब घटना घटती है। मिली की कमरे में जो मेज पर रखे पिंजड़े के अंदर का कोयल पक्षी बोल उठता है। और कितनी देर इस पिंजरे में बंद रहूंगी? अब तो सब सो गए हैं। बेहतर है कि मैं अपनी असली रूप में वापस आ जाऊं। अब जाकर थोड़ी शांति मेरी। पंख कैसे टूट गया है? 7 दिन पूरे हुए बिना मैं परीलोक वापस भी नहीं जा पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं यही रहूं। इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं, वो मुझे तकलीफ नहीं देंगे। देखो, तुम्हारा घाव काफी हद तक ठीक हो गया है। तुम तकलीफ मत सो, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही फिर पक्षी को लेकर बैठ गई। पढ़ाई लिखाई ये सब तो चौपट हो गई है तुम्हारी। क्या कहती हो माँ? अभी तो सुबह हुई है। माँ, मुझे थोड़ी चावल दो ना। पक्षी ने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो सब चावल वावल नहीं मिलेगा। अरे एक बार इधर आना तो। ये देखो, तुम्हारी बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या हुआ रे माँ? क्या हुआ? तेरी माँ तेरे नाम पर इतनी शिकायतें क्यों कर रही है? ये कोयल पक्षी कल तूफान में बगीचे में पड़ा मिला था, इसलिए मैं इसे घर ले आई। तब से माँ बस मुझे डांटे ही जा रही है। बेबी, तुम बेवजह उसे क्यों डांट रही हो? ये तो पक्षी की मदद कर रही है। हाँ वही तो कहोगे। तुम जिसकी मदद कर रहे हो, तुम्हारी मदद कौन करेगा? कब से कह रही हूँ चावल कम हो गए हैं, लेते आओ। लाते क्यों नहीं? 2 दिन बाद खुद के लिए चावल नहीं जुटेगा और बेटी पक्षी को चावल खिलाएगी। वो तो बहुत छोटी है माँ, उसे हमारी तरह इतना खाना नहीं लगता। बेबी, जब वो इतनी जिद कर रही है तो ला दो ना थोड़े चावल। मैं किसी भी तरह चावल ले आऊंगा। मैं नहीं दे सकती। तुम लोगों को जो करना है करो। ये लोग मुझे कितना प्यार करते हैं और मैं इनकी बिल्कुल मदद नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी हो, मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। सुमन बगल के कमरे में जाकर चावल से भरा बर्तन देखकर हैरान हो जाता है। अरे यहाँ तो बहुत सारे चावल दिख रहे हैं, लेकिन बीवी तो कह रही थी कि चावल नहीं है। बीवी, कहाँ हो? जल्दी एक बार इधर आओ तो। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो कह रही थी कि बर्तन में चावल नहीं है, तो इतने सारे चावल कहाँ से आए? अरे ये कैसे संभव है? यह तो तुम ही बता सकती हो। सुबह सुबह पता नहीं क्या क्या झमेले। मिली के पक्षी के लिए मैं थोड़े चावल ले गया। सुमन थोड़े चावल लेकर चला जाता है और रत्ना हैरान होकर उस बर्तन की तरफ देखती रहती है। क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने सारे चावल, मैंने तो कल भी चावल कम देखकर चावल कम बनाया था। देखो दादी, कोयल का घाव काफी सूख गया है। अरे हाँ, तो ये सब तेरी देखभाल का कमाल है मेरी बच्ची। देखभाल करने से ही रत्न मिलता है। अच्छा ठीक है, वो सब बाद में सुनूंगी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी, तब तक ये तुम्हारे पास ही रहेगी। कोयल, बिल्कुल शरारत मत करना। तू फिर कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? और मैं इसे कैसे रखूंगी? मैं खुद तो ठीक से चल नहीं पाती। इतना मत सोचो दादी,
ये बहुत प्यारी है। ये लो, इसे मेज पर रख दिया। देखना यही चुपचाप बैठी रहेगी। बहू कहाँ गई? एक बार घर में आकर मेरी लाठी दे जाओ। दिन भर घर में लेटे लेटे अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बरामदे में आऊंगी। माँ, मैं अभी खाना बना रही हूँ, मैं अभी नहीं आ सकती। हाँ, क्यों आओगी? सब मेरी किस्मत है। मैं तो अब तुम लोगों पर बोझ हूँ। हे भगवान, क्या मैं कभी अकेले नहीं चल पाऊंगी? मिली की दादी दर्द से कैसे रो रही है। मुझे उनका सारा दर्द दूर करना होगा। तुरंत दादी के चारों ओर सुनहरी रोशनी चमकने लगती है और दादी लेटे हुए से उठकर खड़ी हो जाती है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली खड़ी हो गई? बहू, बहू देखो, मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। क्यों माँ, ये कैसे संभव है? आप अकेले बिना लाठी के इतनी दूर कैसे आ गई? ये सब अल्लाह की मर्जी है बहू। शायद वही चाहते थे कि आखिरी उम्र में मैं थोड़ा अपने पैरों पर चलूं। ये देखो बहू, मेरे पैरों में अब बिल्कुल दर्द नहीं है। बेटे को अब मेरे लिए दवा लाने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो गई, इसे में हम बहुत खुश हैं। उधर कमरे में किसी के न होने पर कोयल पक्षी फिर से परी का रूप धारण कर लेती है। सब कितने खुश हैं। छोटी बच्ची मेरी कितनी देखभाल कर रही है। अब तो बस कुछ ही दिन में यहाँ हूँ। जितने दिन रहोगी इनकी मदद करती जाऊंगी। लेकिन ऐसे नहीं, मुझे इन्हें कुछ ऐसा देना होगा जिससे इनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। देखती हूँ कोयल का घाव कितना सूखा। अगर इसका घाव पंख ठीक नहीं हुआ हो तो ये आसमान में भी उड़ नहीं पाएगी। अरे, ये दोनों क्या अंडे हैं? कितना आश्चर्य है। ऐसे सुनहरे रंग के अंडे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। जाकर माँ को दिखाती हूँ। माँ देखो, हमारी कोयल पक्षी ने अंडे दिए हैं। क्या हुआ? सुबह सुबह बैल की तरह क्यों चिल्ला रही है? पापा, तुम भी हो? ये देखो, मेरी कोयल पक्षी ने अंडे दिए हैं। ओ माँ, सच में? दिखा दिखा। ये देखो पापा, बिल्कुल सोने जैसा रंग है ना? अरे ये तो सोने के हैं। ये तो सचमुच सोने के अंडे हैं। दिखा, मेरे हाथ में दे तो। क्या बकवास कर रहे हो? अंडे भी कभी सोने के होते हैं क्या? विश्वास नहीं होता तो तुम ही देखो। मई रे, तू अंडे ये कहाँ से लाई? हाँ, ये तो असली सोने के अंडे हैं। विश्वास करो माँ, ये दोनों मुझे मेरी कोयल पक्षी के पास से मिले। अब समझी, घर में जो कुछ भी हो रहा था वो इसी पक्षी के कारण हो रहा है। बर्तन में इतने सारे चावल, फिर माँ का ठीक हो जाना, और आज ये सोने के अंडे। हाँ बीबी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब हमारे दुख के दिन खत्म। शायद अल्लाह ने हमारी मदद करने के लिए इसे हमारे घर भेजा है। इन अंडों को बेचकर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर सावधान, किसी को इस पक्षी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ ये दोनों अंडे बेचने। रोज रोज सुमन 2 सोने के अंडे सोने की दुकान पर बेचने जाता है। सुमन मियाँ, रोज रोज ये 2 सोने के अंडे कहाँ से ला रहे हो? बताओ तो, कोई खजाना मिला है क्या? नहीं नहीं, दुकानदार को सच नहीं बताया जा सकता, वरना मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अरे भाई, चुप क्यों हो गए? नहीं भाई, क्या बताऊं,
मेरे जैसे गरीब आदमी को खजाना कहाँ मिलेगा। असल में ये पुराने, बहुत पुराने हैं। मेरी माँ के मायके में वो जमींदार थे ना, ये उसी जमाने के हैं। तो अगर इतना ही सोना था तो इतने दिन ऐसी गरीबी में क्यों जी रहे थे? समझते ही हो, माँ की चीज है, जब तक वो न चाहे क्या बेचा जा सकता है। मैं चलता हूँ। नहीं, मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुमन के दुकान के मालिक को यह बात बतानी होगी, वही चलता हूँ। क्या कह रहे हो भाई? बिल्कुल सोने के अंडे? जानता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए अंडे साथ लाया हूँ। क्या आश्चर्य है, ये तो सचमुच सोने के अंडे हैं। वो तो कह रहा है वो सुमन अब ज्यादा दिन तुम्हारे यहाँ नहीं रहेगा, देख लेना। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ, उसे इतने अंडे मिल कहाँ से रहे हैं? तुमने ही तो कहा कि वे उसके माँ के मायके की अमानत है। अरे धत, वो सब झूठ है। रोज रोज अपने पैसे खर्च करके मैं अंडे नहीं खरीदना चाहता। मुझे जानना होगा कि उसे ये अंडे कहाँ से मिल रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो जानना ही होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा, बताओ तो। सारा रहस्य उसी घर में है। तुम बस यह बताओ कि मेरे साथ चलोगे या नहीं। मैं भी नहीं चाहता कि मेरा कर्मचारी मुझसे ऊपर उठ जाए, इसीलिए चल सकता हूँ, पर एक शर्त पर। फिर क्या शर्त? हर चीज का आधा आधा हिस्सा होगा, क्या मंजूर है? आधा? नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? तो फिर तुम अकेले जाओ, और अगर किसी को पता चल गया तो मुझे मत पकड़ना। अच्छा, तुम्हारी बात ही सही, जो करना है आज ही करना होगा। अरे बाप रे, कितने मच्छर है यहाँ, सारा खून आज ही पी जाएंगे लगता है। आहा, धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो खैर नहीं। इससे अच्छा है कि कान लगाकर सुनो वो क्या कह रहे हैं। सच में सब कुछ किसी कहानी जैसा लग रहा है। देखते देखते कैसे हमारी सारी गरीबी दूर हो गई। हाँ बीवी, अब मैंने सोचा है कि गांव के दूसरे के बारे में भी सोचेंगे। सिर्फ अपना भला करने से अल्लाह नाराज होगा। तुमने ठीक कहा। अब से जो अंडे मिलेंगे उन्हें बेचकर गांव के दूसरे गरीब असहाय लोगों की मदद करेंगे। हाँ बीवी, अब सो जाओ। कल सुबह कोयल पक्षी जो अंडे देगी उन्हें बेचकर फिर सोचेंगे क्या करना है। मिली जिस दिन पक्षी लाई थी, मैं कितना गुस्सा हुई थी, लेकिन आज हमारे पास जो कुछ भी है सब उसी की दया से है। वो तो तुमने ठीक कहा, उसी के कारण तो हमारी किस्मत खुल गई। चलो अब सो जाओ। कोयल पक्षी? इसका मतलब ये सारे अंडे कोयल पक्षी दे रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी करके हमें उस पक्षी को ढूंढना ही होगा। हाँ भाई जल्दी चलो, मुझे लगता है वो उनके बेटी के कमरे में ही है। सुना नहीं, पक्षी को वही लाई थी। हाँ ठीक कहा, जल्दी चलो। वो रहा पक्षी। कुछ भी करके हमें वो पक्षी हासिल करना ही होगा। ये लो, मेरे पास सारे औजार हैं। खिड़की खोलकर अभी पक्षी को बाहर निकालते हैं। अब खजाना हमारे हाथ में है। अब से सोने के अंडे हमें मिलेंगे। हाँ भाई ठीक कहा, किसी को पता चलने से पहले चलो अब। वे दोनों पक्षी का पिंजरा लेकर भागने लगते हैं कि सुनहरी रोशनी में चमककर पक्षी परी का रूप ले लेती है। शैतानों की टोली, तुम लोगों ने सोचा था कि तुम मुझे चुरा कर ले जाओगे,
अरे बाप रे, ये मैं किसे देख रहा हूँ? परी! अरे भागो भागो! मेरे हाथ से बचना इतना आसान नहीं है। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि चोरी करने का सारा शौक मिट जाएगा। परी के जादू से दोनों के शरीर पर बड़े बड़े चींटे काटने लगते हैं। अरे बाप रे, मर गया! अरे बाबा रे, चींटों ने काट काट कर खत्म कर दिया। खुजला खुजला कर ही खत्म हो गया। दोनों के चिल्लाने से सबकी नींद टूट जाती है। अरे क्या हो रहा है ये सब? अरे मैं क्या देख रहा हूँ? असली परी! इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे आप लोग यहाँ? अरे परी, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे सुमन, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ! तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारी ही पाली हुई कोयल पक्षी हूँ। कोयल पक्षी? लेकिन तुम परी कैसे बन गई? मैं परी बनी नहीं, बल्कि कोयल पक्षी बनी थी। असल में धरती घूमने आई थी और तूफान में मेरा पंख टूट गया। इस कारण 7 दिन तक मैं परीलोक नहीं लौट सकती। ये जानकर मैंने कोयल पक्षी का रूप धारण कर लिया। क्या कह रही हो ये सब? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आज 7 दिन पूरे हो गए। तुम लोगों ने इतने दिन मेरी मदद की, इसलिए मैंने तुम्हें सोने के अंडे उपहार में दिए। लेकिन इन शैतानों ने लालच में आकर मुझे चोरी करने की कोशिश की। अरे बाप रे, मर गए! हमें छोड़ दो परी। हमने लालच में आकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन अब हम अपनी गलती समझ गए। हाँ परी, कृपया हमें छोड़ दो। छी छी, तुम लोगों का इतना लालच। जब वे माफी मांग रहे हैं तो तुम उन्हें माफ कर दो परी। ठीक है, तुम्हारी बात पर मैं इन्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन अब मुझे परीलोक वापस जाना होगा। क्या अभी चली जाओगी? हाँ मिली, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मौका मिला तो मैं फिर आऊंगी। जरूर आना, तुम्हारा कर्ज हम कभी नहीं भूलेंगे।